नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आज की अपने इस क्लास में। साथियों, हम बात कर रहे थे सिद्ध साहित्य के बारे में और सिद्ध साहित्य की हमने बात कर ली थी। अब तक की जैसे हमने पढ़ लिया था कि सिद्धों की संख्या कितनी थी, तो 84 थी। और प्रथम सिद्ध कवि कौन थे, तो सरप्पा। और अंतिम सिद्ध कवि कौन थे, तो मत्स्येंद्र नाथ। यहाँ तक हमने बात की थी। इसके बाद हमने बात की थी कि सिद्धों की जो भाषा है उसको आलो अंधारी किसने कहा था, तो हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की भाषा को आलो अंधारी कहा था। इसके बाद हमने कथन देख लिए थे। सभी जो कवि थे उनके हमने कथन देख लिए थे कि उनके कौन कौन से कथन किसने दिए थे। इसके बाद आज हम बात करेंगे प्रमुख सिद्ध कवि और उनकी रचनाओं के बारे में। तो प्रमुख सिद्ध कवि कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना टॉपिक का नाम लगा लेते हैं आज कि हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो है सिद्ध साहित्य के बारे में हम बात कर रहे हैं। सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य के बारे में हम बात कर रहे हैं। प्रमुख सिद्ध कवि और उनकी रचनाओं के बारे में हम बात करेंगे। प्रमुख सिद्ध कवि कितने हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो प्रमुख सिद्ध कवि कितने हैं, 6। और साथियों, आजकल एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछने लग गई हैं जो अपने आरपीएससी हैं कि उनको क्रम से पूछते हैं कि जैसे सिद्धों में सबसे पहले कौन से सिद्ध कवि आए थे, उसके बाद कौन से हैं। तो आपको आरोही क्रम भी ध्यान रखना है सिद्धों का कि सबसे पहले कौन से कवि आए थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिद्ध कवियों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले कवि थे अपने सरप्पा। कौन से थे, सरप्पा। और अगर इनके हम समय काल की बात करते हैं तो वो है 769 ईस्वी। 769 ईस्वी, 769, 769 ईस्वी। और ये इसका कौन सा क्रम है, तो आरोही क्रम के बारे में हम बात कर रहे हैं। आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। दूसरे सिद्ध कवि के बारे में हम बात करें तो वो है आपके लुईपा। सरप्पा के बाद कौन आते हैं आपके, लुईपा। और लुईपा के समय और काल के बारे में हम बात करते हैं। इनका समय है 773 ईस्वी, 773 ईस्वी, ठीक है। इसके बाद अगले सिद्ध कवि के बारे में हम बात करें तो वो है आपके सबरपा। कौन है, सबरपा। और सबरपा के काल के बारे में हम बात करते हैं तो इनका काल है 780 ईस्वी, ठीक है। अगले जो चौथे आपके सिद्ध कवि हैं वो है कणप्पा। सबरपा के बाद कौन आते हैं, कणप्पा। और कणप्पा के जो समय के बारे में हम बात करें तो वो है 820 ईस्वी, ठीक है। इसके बाद हम बात करें सिद्ध साहित्य में पांचवें कवि कौन आते हैं, तो वो है डोम्बिपा। कौन है, डोम्बिपा। और इनके समय काल के बारे में हम बात करें तो 840 ईस्वी, ठीक है। इसके बाद अगले जो सिद्ध कवि है अंतिम, उनके बारे में हम बात करें तो वो है कुक्कुरिपा। कुक्कुरिपा। और इनके समय काल के बारे में हम बात करें तो क्या है, 840 ईस्वी के आसपास, 840 ईस्वी के आसपास। साथियों, ये हो गए अपने 6 सिद्ध साहित्य के कवि जो आपको आरोही क्रम के अनुसार देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। आपको इसी क्रम से ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में आपको क्रम के अनुसार पूछा जाता है। तो सबसे पहले सिद्ध साहित्य में कवि कौन से, अपने सरप्पा। दूसरे के बारे में हम बात करें तो कौन से हैं, लुईपा। तीसरे कवि है अपने सबरपा। चौथे कवि अपने कणहपा। और पांचवें कवि के बारे में हम बात करें तो वह है डोम्बिपा। और छठे कौन है, कुकुरिपा, ठीक है। जो सरप्पा, इनका समय काल कितना है, तो 769 ईस्वी। लुईपा का समय काल 773 ईस्वी। सबरपा का जो समय काल है वो 780 ईस्वी। कणहप्पा के समय काल के बारे में हम बात करें तो वह 820 ईस्वी। और डोम्बिपा के समय काल के बारे में हम बात करें तो 840 ईस्वी। और कुकुरिपा के समय के बारे में हम बात करें तो 840 ईस्वी के आसपास, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सरप्पा को। सबसे पहले जो सिद्ध कवि हैं उनके बारे में हम बात करेंगे तो वो कौन है, अपने सरप्पा। साथियों, आज हमारे यहाँ बारिश हो रही है बहुत जोरदार। और बारिश की वजह से हो सकता है लाइट भी चली जाए। फिर हमारे पास इतनी व्यवस्था भी नहीं है कि हमारे पास यहाँ कुछ एक्स्ट्रा लाइट वगैरह का वो कुछ उपलब्ध हो। तो हो सके जितनी मैं क्लास लेने की कोशिश करूंगी। अगर लाइट चली गई
तो माफी चाहूंगी कि आपकी क्लास थोड़ी छोटी हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले कवि के बारे में हम बात करेंगे सरप्पा के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सरप्पा के बारे में। ठीक है, सरप्पा के समय के बारे में हम बात करें तो सरप्पा का समय, सबसे पहले हम बात करें जो सर्वमान्य मत हैं वो राहुल सांकृत्यायन जी के अनुसार हम बात करेंगे। और राहुल सांकृत्यायन जी ने सरप्पा का समय 769 ईस्वी माना था। उसके बाद हम बात करें सरप्पा के समय में डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने सरप्पा का समय क्या माना था। तो डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने सरप्पा का समय विक्रम संवत 690 ईस्वी माना था। इसके बाद आगे हम बात करें डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने सरप्पा का समय क्या माना था। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने सरप्पा का समय विक्रम संवत 717 ईस्वी से 826 माना था। विक्रम संवत 717 से 826 माना था। अगर ईस्वी सन की हम बात करें कि राम कुमार वर्मा ने ईस्वी सन में क्या माना था तो 660 ईस्वी माना था। यहाँ तक हम एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सरप्पा के समय के बारे में। तो सरप्पा के बारे में हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले, तो इनका समय के बारे में हम बात करते हैं। तो अलग अलग जो विद्वान हैं इन्होंने अलग अलग समय दिया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सरप्पा के राहुल सांकृत्यायन जी ने सरप्पा का समय क्या माना था। राहुल सांकृत्यायन जी ने इन्होंने राहुल सांकृत्यायन जी के अनुसार सरप्पा का समय क्या है तो वो है 769 ईस्वी। ठीक है, जो कि सर्वमान्य मत है आपके। ठीक है, आपके अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सरप्पा का समय क्या माना जाता है तो राहुल सांकृत्यायन जी के अनुसार 769 ईस्वी है, जो कि सर्वमान्य मत है। ठीक है साथियों, बारिश बहुत तेज आ रही है, आपको आवाज आ रही है या नहीं ये मुझे आप अच्छे से बता देना एक बार। उसके बाद ही मैं क्लास को आगे बढ़ाऊंगी, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगी, यहीं तक अपनी क्लास का समापन किया जाएगा। एक बार मुझे कमेंट करके बता दो आवाज साफ आ रही है या नहीं। बारिश की वजह से मौसम खराब है, बारिश बहुत तेज हो रही है तो आवाज की प्रॉब्लम आ सकती है। कमेंट में देख रही हूँ तो आवाज तो आ रही है मैडम, तो ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपको आवाज आ रही है तो मैं पढ़ाने को तैयार हूँ। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार अगर इनके समय के बारे की हम बात करें तो 717 ईस्वी से इन्होंने माना था 826 विक्रम संवत, सॉरी यहाँ विक्रम संवत है ईस्वी नहीं है। इन्होंने माना था राम कुमार वर्मा ने विक्रम संवत 717 से 826 माना था। अगर हम इनके ईस्वी सन की बात करें तो 660 ईस्वी माना था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य। डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य के अनुसार, डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य के अनुसार इन्होंने सरप्पा का समय क्या माना था तो विक्रम संवत 690, विक्रम संवत 690 माना था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि सरप्पा में जो सरप्पा है इसके अंदर अपने रचित ग्रंथ कितने हैं। तो रचित ग्रंथ के बारे में मैं बात करूं तो 32 रचित ग्रंथ है। और इनकी जाति के बारे में हम बात करें तो इनकी जाति ब्राह्मण है। इनका कार्य क्षेत्र इन्होंने कहाँ रह के कार्य किया था तो नालंदा में रहकर इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र कार्य किया था और अपना कार्य क्षेत्र नालंदा को माना था। ये पाखंड और आडंबर का विरोध करते थे, कौन, सरप्पा। और ये गुरु सेवा ने गुरु की सेवा बहुत करते थे। ठीक है, यानी कि हम बात कर रहे थे इनके रचित ग्रंथ के बारे में। इनके रचित ग्रंथ कितने हैं तो 32 हैं। और जाति कौन सी इनकी ब्राह्मण, इनका कार्य क्षेत्र कौन सा है तो नालंदा। और पाखंड और आडंबर का विरोध करते थे और गुरु की सेवा ये करते थे। तो इसके बाद आगे हम बात करते हैं कि जो अपने सरप्पा है इनके प्रमुख रचित ग्रंथ कितने हैं। रचित ग्रंथ के बारे में हम बात करते हैं तो वो कितने हैं, 32। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, इनके ग्रंथ की बात हो गई, इनकी जाति के बारे में कि इनकी जाति कौन सी है तो यह है ब्राह्मण जाति से। कौन सी जाति से है, ब्राह्मण से। इनका कार्य क्षेत्र क्या रहा, कार्य क्षेत्र के बारे में हमने बात की, ये कहाँ रहकर इन्होंने कार्य किया तो नालंदा में रहकर।
ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, जो सरप्पा है इन्होंने पाखंड और आडंबरों का विरोध किया था। आडंबरों का विरोध किया था। ठीक है, विरोध किया था। इसके बाद हम बात करते हैं तो गुरु सेवा, यानी कि इन्होंने गुरु की सेवा काफी अच्छी करते थे। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं सरप्पा के बारे में, कि सरप्पा के अन्य नाम कौन कौन से हैं। सरप्पा के अन्य नाम के बारे में हम बात करते हैं। सरप्पा के अन्य नाम, सरप्पा के अन्य नाम के बारे में हम बात करते हैं। इनके अन्य नाम कौन कौन से, तो राहुल भद्र है, सरोज वज्र भी इनका उपनाम है, पद्म वज्र है और सरोरुह है। कौन कौन से हैं, राहुल भद्र, सरोज वज्र, पद्म वज्र और सरोरुह, ये इनके 4 अन्य नाम हैं जिसके नाम से सरप्पा को पुकारते थे। तो कौन कौन से अन्य नाम है इनके, एक तो है राहुल भद्र, राहुल भद्र, एक नाम है इनका सरोज वज्र, सरोज वज्र, एक नाम है इनका पद्म वज्र, और एक और नाम कौन सा है, सरोरुह। ये इनके क्या हो गए, उपनाम। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि समकालीन किसके रहे थे, तो सरप्पा राजा धर्मपाल के समकालीन थे। किसके समकालीन थे, सरप्पा राजा धर्मपाल के समकालीन थे। और कहाँ, कब से लेकर कब तक इनके समकालीन रहे थे, तो 769 ईस्वी से 809 ईस्वी तक ये राजा धर्मपाल के समकालीन रहे थे। तो एक बार लिख लेते हैं अपन, साथ के साथ लिखना हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो सरप्पा राजा धर्मपाल के समकालीन रहे थे, समकालीन रहे थे। और कब से कब तक रहे समकालीन, तो ये आपके रहे थे 769 ईस्वी से 809 ईस्वी तक। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सरप्पा की रचनाओं के बारे में। इसके बाद आगे हम बात करते हैं सरप्पा की रचनाओं के बारे में। तो साथियों, सरप्पा की जो रचनाएं हैं, तो सरप्पा की 32 रचनाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें से हम 6 रचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। उसमें से भी आपको 3 रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करें तो सरप्पा की वर्तमान में एक भी रचना, कोई भी रचना उपलब्ध नहीं मिलती, सिर्फ सरप्पा की रचनाओं के पद मिलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सरप्पा की रचनाओं के बारे में। हम बात करते हैं सरप्पा की रचनाओं के, सरप्पा की रचनाएं। ठीक है। हम इनकी रचना के बारे में बात करें तो इनकी 32 रचनाओं का उल्लेख मिलता है। कितनी का, 32 रचनाओं का उल्लेख, 32 रचनाओं का उल्लेख इसमें मिलता है, जिसमें से हम कुछ मुख्य है तो उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले मुख्य है, उसमें कौन सी रचना है, तो वह है दोहा कोश। कौन सी है, दोहा कोश। दूसरी रचना के बारे में हम बात करें इनकी, तो वो है दोहा कोश गीति, दोहा कोश गीति। कौन सी है, दोहा कोश गीति। तीसरी रचना के बारे में हम बात करें इनकी, तो वो है चर्या गीति, दोहा कोश चर्या गीति, दोहा कोश चर्या गीति। इनकी चौथी रचना के बारे में हम बात करें तो है दोहा कोश उपदेश गीति, दोहा कोश उपदेश गीति, दोहा कोश उपदेश गीति। कौन सी चौथी रचना, दोहा कोश उपदेश गीति। ठीक है। पांचवी रचना के बारे में हम बात करते हैं तो वो है काम कोश अमृत वज्र गीति, काम कोश
कौन सी है? कामकोश, अमृत, वज्र, गीति। ठीक है, कामकोश, अमृत, वज्र, गीति। ठीक है, अंतिम रचना इनकी छठी वो है डाकिनी, वज्र, गीति। कौन सी है? डाकिनी, वज्र, गीति। ये कौन सी हो गई इनकी मुख्य 6 रचनाएं। बाकी कितनी रचनाओं का उल्लेख मिलता है? तो 32 रचनाओं का उल्लेख इसमें मिलता है। तो 6 रचना है जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण आपके कौन सी है? दोहा कोश, ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम बात करें तो दोहा कोश, चर्या गीति और एक दोहा कोश, गीति। ये आपके तीनों रचनाएं महत्वपूर्ण है। तो सरप्पा की 6 रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो पहली है दोहा कोश, दूसरी है दोहा कोश, गीति, तीसरी रचना है इनकी दोहा कोश, चर्या गीति, चौथी रचना है दोहा कोश, उपदेश गीति और पांचवी रचना के बारे में हम बात करें तो काम कोश, अमृत, वज्र, गीति और छठी रचना कौन सी है? डाकिनी, वज्र, गीति। साथियों, वर्तमान में इनकी कोई भी रचना उपलब्ध नहीं है, सिर्फ इनके पद मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं सरप्पा के संबंध में कुछ विशेष तथ्यों के बारे में कि इनके कुछ विशेष तथ्य कौन कौन से हैं। तो एक बार हम हेडिंग लिख लेते हैं। सरप्पा के संबंध में, सरप्पा के संबंध में, सरप्पा के संबंध में विशेष तथ्य, विशेष तथ्यों के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, सरप्पा के संबंध में विशेष तथ्यों के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सरप्पा का मूल नाम क्या था? तो राहुल भद्र था। इनका विवाह, किसका? सरप्पा का विवाह एक सर नामक लड़की, सर नामक लड़की यानी कि एक तीर बनाने वाली लड़की से इनकी शादी हो गई थी, यानी इनका विवाह हो गया था। उसके बाद इनका नाम सर, उसकी शादी सर नामक लड़के से, मतलब इनकी शादी सर नामक लड़के से होने के कारण इनका नाम सरहप्पा पड़ा था। ठीक है, और पहले इनका मूल नाम क्या था? तो राहुल भद्र था। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, एक बार यहाँ तक लिख लेते हैं, उसके बाद दूसरी विशेषता के बारे में हम बात करेंगे। तो इनकी पहली विशेषता क्या है कि सरप्पा का मूल नाम क्या था? सरप्पा का मूल नाम, सरप्पा का मूल नाम क्या था? तो राहुल भद्र था। ठीक है, इनका विवाह, इनका विवाह किससे हुआ था? तो एक सर नामक लड़की। ठीक है, और ये कौन थी? तीर बनाने वाली, तीर बनाने वाली लड़की थी, वाली लड़की। इससे इनका विवाह हो गया था, इस कारण इनका नाम सरप्पा पड़ा था। इस कारण इनका नाम क्या पड़ा था? इस कारण इनका नाम सरप्पा पड़ा। ठीक है, अगली दूसरी विशेषता के बारे में हम बात करें कि राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना था? तो सरप्पा को माना था। राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना? तो सरप्पा को माना था। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन जी ने, राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी का प्रथम कवि, हिंदी का प्रथम कवि किसको माना? तो सरप्पा को माना था। प्रथम कवि सरप्पा को माना। ठीक है, और ये क्या है? एक सर्वमान्य मत है, यानी कि राहुल सांकृत्यायन जी के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन थे? तो सरप्पा थे, और एक सर्वमान्य मत है। ठीक है, अगली तीसरी विशेषता के बारे में हम बात करें सरप्पा के बारे में कि सिद्धों में कालक्रम की दृष्टि से प्रथम सिद्ध कौन है? तो सरप्पा है, यानी कि जो 84 सिद्ध थे उनमें कालक्रम की दृष्टि से सबसे पहले सिद्ध कौन थे? तो सरप्पा थे। ठीक है, तो एक बार लिख लेते हैं, 84 सिद्धों में, 84 सिद्धों में कालक्रम की दृष्टि से, कालक्रम की दृष्टि से
प्रथम सिद्ध, प्रथम सिद्ध कौन है? वो है सरप्पा। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं कि जो सरप्पा के पदों का संपादन है वो किसने किया था? तो सरप्पा के पदों का संपादन एक तो राहुल सांकृत्यायन जी ने किया था और एक प्रबोध चंद बागची ने किया था, और दोनों ने सरप्पा के पदों का संकलन दोहा कोश नाम से किया था। यानी कि राहुल चौथी विशेषता के बारे में हम बात कर रहे थे, तो वो है सरप्पा के पदों का संपादन, सरप्पा के पदों का संपादन। तो एक तो किया था अपने राहुल सांकृत्यायन जी ने और एक किया था प्रबोध चंद बागची ने। ठीक है, तो राहुल सांकृत्यायन जी किया था, राहुल सांकृत्यायन जी ने किस नाम से किया? तो वो किया था दोहा कोश में। और आगे हम बात करें, एक थे अपने प्रबोध चंद्र बागची, प्रबोध चंद्र बागची, और इन्होंने भी किस नाम से किया था? तो दोहा कोश नाम से इनके पदों का संपादन किया था। ठीक है, अगली विशेषता के बारे में हम बात करें पांचवी, इनकी पांचवी विशेषता के बारे में हम बात करें, ये सिद्धों में सहज यान एवं महासुखवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन? जो सरप्पा है, ये सिद्धों में सहज यान एवं महासुखवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। सरप्पा सिद्धों में सहज यान और महासुखवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। मेरे पीछे का नहीं दिख रहा होगा, अब दिखा सबको? माने जाते हैं। हम बात कर रहे थे कि सिद्धों में सरप्पा सहज यान एवं महासुखवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी अगली विशेषता के बारे में हम बात करते हैं, छठी विशेषता, हिंदी में दोहा चौपाई व कड़वक पद्धति का प्रयोग किसने किया था? तो सरप्पा ने, और प्रथम कवि कौन है? तो सरप्पा। ठीक है, हिंदी में दोहा चौपाई व कड़वक पद्धति का प्रयोग, कड़वक पद्धति का प्रयोग प्रथम कवि सरप्पा ने ही किया था। यानी कि दो सरप्पा ने किया। ठीक है, अगली हम इनकी सातवीं विशेषता के बारे में बात करते हैं। तो सरप्पा द्वारा जो साहित्य रचा गया था वो उपदेशात्मक एवं शांत रस प्रदान था। क्या था? सरप्पा द्वारा जो साहित्य रचा गया था वो उपदेशात्मक एवं शांत रस का प्रयोग उसमें किया गया था। ठीक है, तो सरप्पा द्वारा रचा गया साहित्य कैसा था? तो उपदेशात्मक एवं शांत रस प्रदान था। ठीक है, यहाँ तक सबका हो गया। तो आगे हम बात करते हैं सरप्पा के संबंध में आलोचकों के कथन। यानी कि साथियों, सरप्पा के संबंध में आलोचकों के महत्वपूर्ण कथन है, जो 2-3 कथन है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सरप्पा के बारे में कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने और सरप्पा के बारे में क्या कथन दिया था। उसके बाद हम बात करेंगे डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने क्या कथन दिया, और राहुल सांकृत्यायन जी ने सरप्पा के बारे में क्या कथन दिया था। ठीक है,
तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिद्धों में सरप्पा सबसे पुराने सिद्ध है। इनका समय विक्रम संवत 690 ईस्वी है। तो ये किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। सबसे पहले हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कथन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सरप्पा के संबंध में आलोचकों के कथन। सरप्पा के संबंध में आलोचकों के कथन, ठीक है। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कथन के बारे में। इन्होंने क्या कहा था कि सिद्धों में सरप्पा सबसे पुराने सिद्ध हैं। इनका समय विक्रम संवत 690 ईस्वी है, ठीक है। तो हम बात करते हैं, तो लिखते हैं सबसे पहला कथन, सिद्धों में सरप्पा सबसे पुराने सिद्ध हैं। सबसे पुराने सिद्ध हैं, ठीक है। इनका समय विक्रम संवत 690 है। यह कथन किसका था? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, ठीक है। अगले दूसरे नंबर के कथन के बारे में हम बात करते हैं, और वो कथन है आपके सामने डॉक्टर बच्चन सिंह जी का कथन। इन्होंने क्या कहा था सरप्पा के बारे में कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरप्पा में ही दिखाई देता है। कौन सी भाषा? आक्रोश की भाषा, यानी कि जो आखिरी स्वभाव होता है ना किसी का, आकरा स्वभाव, क्रोध वाला, जो आक्रोश की भाषा का जो पहला प्रयोग है वो सरप्पा में ही दिखाई देता है। और ये कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह जी का, ठीक है। तो एक बार लिख लेते हैं, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरप्पा में ही दिखाई देता है। सरप्पा में ही दिखाई देता है, ठीक है। और ये किसका कथन था? तो ये कथन था डॉक्टर बच्चन सिंह जी का। डॉक्टर बच्चन सिंह जी का, ठीक है। मेरे पीछे का नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है सबको? अब दिख रहा है सबको, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, राहुल सांकृत्यायन जी का कथन है जो बहुत ही मोस्ट है। तीसरे कथन के बारे में हम बात करते हैं जो राहुल सांकृत्यायन जी का है। सरप्पा दोहा चौपाई के प्रथम प्रयोक्ता एवं हिंदी के प्रथम कवि है। क्या है? सरप्पा दोहा चौपाई के प्रथम प्रयोक्ता एवं हिंदी के प्रथम कवि है। और ये किसने कहा था? राहुल सांकृत्यायन जी ने, ठीक है। तो ये भी हम लिख लेते हैं, सरप्पा दोहा चौपाई के दोहा चौपाई सरप्पा दोहा चौपाई के प्रथम प्रयोक्ता एवं हिंदी के प्रथम कवि है। हिंदी के प्रथम कवि है। ये कथन किसका है? तो राहुल सांकृत्यायन जी का। किसका है? राहुल सांकृत्यायन जी का, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं सरप्पा के बारे में, कि सरप्पा की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, तो वो मैं आपके सामने लिखती हूँ। इनकी जो कुछ 4 पंक्तियां हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। एक बार मैं पंक्तियां लिख देती हूँ आपके सामने। इनकी पंक्तियां कौन सी है? पंडित
सैल सत बखणई, सत बखणई देहई बुध, देहई बुध बसंत ने जानी, बसंत ने जानी। एक पंक्ति तो इनकी ये है, ठीक है। दूसरी पंक्ति के बारे में हम बात करें, जय ही मन पवन न संचरई, रवि शशि नाही पवेश, ठीक है। तो इसको भी हम लिख लेते हैं, जय ही मन पवन न संचरई, रवि शशि नाही पवेश, रवि शशि नाही पवेश, ठीक है। आगे हम इनकी तीसरी पंक्ति के बारे में बात करें तो वह है, नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, न रवि न शशि मंडल, ठीक है। आगे हम इनकी चौथी पंक्ति के बारे में बात करते हैं तो वो है चौथी और अंतिम पंक्ति इनकी, गुरु उबस से अमीय रसु दावही व पियऊ जेहि, बहु सत्यत मरुस्थली तिसिय मरत तेहि, ठीक है। वो है, अगले पेज पर देख लेते हैं एक बार, क्योंकि थोड़ी बड़ी है पंक्ति तो आप लोगों को भी समझ में नहीं आएगा फिर, तो देख लेते एक बार, गुरु उबस से अमीय रसु दावही व पियहु पियऊ जेहि, बहु सत्यत मरुस्थली तिसिय मरत तेहि, बहु सत्यत मरुस्थली तिसिय मरत तेहि, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे, अगले कवि अपने आते हैं सबरपा, ठीक है साथियों। तो एक बार यहाँ तक पढ़ा, इससे पहले हम पूरा देख लेते हैं एक बार कि हमने अब तक कहाँ तक पढ़ा, और सिद्ध साहित्य अपना कंप्लीट हो चुका है, यानी कि अपना जो सरप्पा है वो कंप्लीट हो चुका है। अगले कवि आएंगे अपने सबरपा, उसके बारे में हम कल बात करेंगे, ठीक है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, हम बात कर रहे थे सिद्ध साहित्य के बारे में, और सबसे पहले सिद्ध साहित्य के बारे में हम बात कर रहे थे। तो इसके अंदर अपने 6 कवि हैं। सबसे पहले इसके अंदर बात करते सरप्पा, सरप्पा का समय क्या था, 769 ईस्वी से 769 ईस्वी था। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे कवि लुइपा, और इनका समय क्या था, तो 773 ईस्वी था। तीसरे कवि के बारे में हम बात करते हैं सबरपा, और इनका समय था 780 ईस्वी। चौथे कवि थे अपने पास कणप्पा, और इनका समय था 820 ईस्वी। पांचवें कवि थे अपने पास डोम्बिपा, और इनका समय है 840 ईस्वी। और छठे कवि अपने पास कोकोरिपा, इनका समय है 840 ईस्वी के आसपास, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं सबसे पहले कवि के बारे में हम बात कर रहे थे, वो थे सरप्पा, और सरप्पा के समय के बारे में हमने बात की थी। सबसे पहले जो सर्वमान्य मत था वो राहुल सांकृत्यायन जी का था, और इन्होंने सरप्पा का समय क्या माना था, तो 769 ईस्वी माना था। इसके बाद हमने बात की थी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने सरप्पा का समय क्या माना था, तो विक्रम संवत 717 से 826 माना था। अगर ईस्वी सन में हम बात करें तो 660 ईस्वी माना था। इसके बाद हमने बात की डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने, तो इसका इन्होंने समय काल माना था विक्रम संवत 690 माना था, ठीक है।
इसके बाद हम बात करते हैं सरप्पा के कितने ग्रंथ रचित थे। तो 32 ग्रंथ रचित थे। इनकी जाति ब्राह्मण थी। कार्य क्षेत्र इन्होंने अपना कार्य नालंदा में रहकर किया था। ये पाखंड और आडंबरों का विरोध किया करते थे, गुरु की सेवा करते थे। सरप्पा के अन्य नाम के बारे में हमने बात की तो राहुल भद्र, सरोज वज्र, पद्म वज्र और सरोरुह। आपको कहीं सरप्पा न मिल के आपको राहुल भद्र नाम मिले तो भी सरप्पा का अन्य नाम यानी मूल नाम है। ठीक है। सरप्पा किसके समकालीन रहे थे? तो ये राजा धर्मपाल के समकालीन रहे थे। इन्होंने इनके समकालीन रह के काम किया था। और समकालीन कब तक रहे थे? तो 769 ईस्वी से 809 ईस्वी तक। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं सरप्पा की रचनाओं के बारे में। तो इनकी 32 रचनाएं उल्लेखित थी। और इसमें से हमने 6 रचनाओं की मुख्य 6 रचना थी, उनके बारे में हमने बात की थी। तो सबसे पहली रचना थी वो दोहा कोश, दूसरी थी दोहा कोश गीति, तीसरी रचना थी इनकी दोहा कोश चर्या गीति, चौथी थी इनकी दोहा कोश उपदेश गीति, पांचवी रचना ही थी इनकी काम कोश अमृत वज्र गीति, छठी थी इनकी डाकिनी वज्र गीति। जिसमें से आपके सामने 3 मुख्य रचना बहुत महत्वपूर्ण है। वो है दोहा कोश और दोहा कोश गीति और दोहा कोश चर्या गीति। ठीक है। अगर आपको एग्जाम में से मिले मिलान चिन्ह के अंदर, मिलान प्रश्न के अंदर के सरप्पा की रचना है तो दोहा कोश आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। इसके बाद हमें इनके विशेष तथ्यों के बारे में हमने बात की थी। तो सरप्पा का मूल नाम क्या था? तो राहुल भद्र था। इन्होंने एक सर नामक लड़की थी, जो तीर बनाने वाली लड़की थी, उससे विवाह किया था। इसके कारण इनका नाम सरप्पा पड़ा था। राहुल सांकरतेय हिंदी के प्रथम कवि थे। और इनको ये किसने माना था? राहुल सांकरतेय के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि इसको माना गया था, तो सरप्पा को माना गया था। इसके बाद हमने बात की थी 84 सिद्धों में कालक्रम की दृष्टि से प्रथम सिद्ध कवि कौन थे? तो सरप्पा थे। और सरप्पा के पदों का संपादन किसने किया किया था? तो राहुल सांकरतेय जी ने भी किया था और प्रबोध चंद्र बागची ने भी किया था। और दोनों ने इसका संपादन दोहा कोश नाम से किया था। सरप्पा सिद्धों में सहजन और महासुखवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। इसके बाद अगली विशेषता हमने बात की थी, हिंदी में दोहा चौपाई व कड़क पद्धति का प्रयोग सरप्पा ने किया था। सरप्पा द्वारा रचा गया साहित्य उपदेशात्मक एवं शांत प्रदान था। ठीक है। आगे हमने इनके कथन के बारे में बात की थी। सिद्धों में सरप्पा सबसे पुराने सिद्ध है। इनका समय विक्रम संवत 690। यह कथन किसका? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। इसके बाद आगे हमने बात की थी डॉक्टर बच्चन सिंह जी के कथन के बारे में। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरप्पा में ही दिखाई देता है। ये कथन किसका? तो डॉक्टर बच्चन सिंह का है। ठीक है। तीसरे कथन के बारे में हम बात करते हैं राहुल सांकरतेय का, जो बहुत मोस्ट है। सरप्पा दोहा चौपाई के प्रथम प्रयोक्ता एवं हिंदी के प्रथम कवि है। यह कथन किसका है? तो राहुल सांकरतेय जी का। ठीक है। इसके बाद हमने इनकी कुछ पंक्तियों के बारे में बात की थी। इनकी कुछ पंक्तियां थी ये, सरप्पा की कुछ पंक्तियों के बारे में हमने बात की थी। वो है पहली पंक्ति है, पंडित सत सत बखणई देही बुध बसंत न जानही। दूसरी पंक्ति थी इनकी, जय ही मन पवन न संचरई सभी शशि नाही पवेश। तीसरी पंक्ति इनकी, नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल। ठीक है। चौथी पंक्ति इनकी, गुरु उबस से अमीर रसु धावही वा पियऊ जेहि बहु सत्यत मरुस्थली तिसिय मृत तेहि। ठीक है। तो साथियों, आज की अपनी कक्षा यहीं तक समाप्त होती है। कल हम बात करेंगे सबरूपा के बारे में, अगले कवि के बारे में। और सबरूपा का समय काल क्या है? 780 ईस्वी। कल पूरी चर्चा करेंगे हम सबरूपा के बारे में। और अगली क्लास में कोशिश करूंगी कि सरप्पा के बाद में जो सबरूपा वगैरह जो भी आपके जो 5 कवि बच्चे हैं उनको एक साथ लाने की कोशिश करूंगी। ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद।